सत्याग्रह एक ऐसी अणुशक्ति थी जिसने प्रतिवाद और प्रतिरोध की राजनीति का एक प्रतिमान सारी दुनिया के सामने स्थापित किया। मैं नहीं समझता कि सत्याग्रह के बिना दुनिया का कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र संचालित हो सकता है। सत्याग्रह के जो प्रयोग गांधी ने किए और उनके जो स्वरूप थे सत्याग्रह के विभिन्न, उसमें कुछ भी नया नहीं था। प्रतिवाद और प्रतिरोध के ये सब परंपरागत माध्यम परिवार में, गांव में, समाज में हम परंपरा से अपनाते चले आ रहे थे, चाहे वो असहयोग हो या वो सविनय अवज्ञा हो या उपवास ही क्यों ना हो कि भाई कोई घर में खाना खाने सब लोग बैठे, कोई एक नहीं है तो सवाल होता था भाई वो फला कहाँ है, तो वो नाराज है साहब, वो खाना नहीं खाएंगे। तो खाना एक ने रोका और पेट में दर्द सबके शुरू हो गया, सबका खाना रुक गया, मान मनोबल शुरू हो जाती थी, बातचीत संवाद शुरू हो जाता था। तो इसमें कुछ नया नहीं था जो गांधी ने किया था। गांधी ने कुछ नया किया था तो केवल ये किया था कि प्रतिवाद और प्रतिरोध के इन परंपरागत पारिवारिक सामाजिक अस्त्रों का राजनीतिकीकरण करके उसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का राजनीतिक हथियार बना देने का काम किया। बेशक इसकी शुरुआत तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से की, लेकिन सत्याग्रह की जो पूरी दार्शनिकता है वो तो हिंदुस्तान लौटने के बाद उनके चंपारण और चंपारण आनवर्ड जो मूवमेंट्स थे, जो आंदोलन थे, उनसे एक आकार लेती। तो ये गांधी का जो सत्याग्रह है उसमें मैं समझता हूं कि 3 मेजर कंटेंट हैं, मुख्य उसके 3 तत्व हैं। एक तो सत्य है, दूसरा अहिंसा है और तीसरा तत्व बड़ा महत्वपूर्ण है, वो प्रेम का तत्व है। सत्य वो है जो एग्जिस्टेंस में होता है, वजूद में होता है, अस्तित्ववान होता है, उसमें कोई मतभेद नहीं होता। और सत्य के साक्षात्कार को ही गांधी ने ईश्वर का साक्षात्कार कहा। और दूसरा गांधी अहिंसा की बात करने वाले भी गांधी दुनिया में कोई पहले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन कोई तो बात है कि जब आज दुनिया में अहिंसा की बात होती है तो उसके आइकॉन के रूप में गांधी का चेहरा पहले सामने आता है। और यूएनओ ने जो गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस घोषित कर दिया। गांधी की अहिंसा केवल नकारात्मक भाव नहीं रखती, वो हिंसा का अभाव मात्र नहीं है, वो एक संपूर्ण सकारात्मक दर्शन है, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन सत्याग्रह में अहिंसा के इस अस्त्र का प्रयोग गांधी जिस प्राधिकार के भी खिलाफ करते हैं, जिस प्राधिकारी के खिलाफ करते हैं, उसके प्रति कोई द्वेषभाव उनके मन में नहीं होता। वो पराजित करना भी उसको उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य केवल ये होता है कि वो अन्याय के पक्ष पर खड़ा है, वो न्याय के पक्ष पर आ जाए, यानी उसमें रिफॉर्म ले आना, उसे सुधारना गांधी के सत्याग्रह का उद्देश्य होता है। और ये एक तरह से प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि माँ भी बच्चे की वर्जना करती है, कोई गलत काम करता है बच्चा थप्पड़ लगा देती है, लेकिन माँ के उस थप्पड़ में बच्चे के प्रति कोई देशभाव माँ का नहीं होता, वो तो उसके अंतर्मन के प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति होती है बच्चे के प्रति। तो जिसके खिलाफ गांधी इस अस्त्र का प्रयोग करते हैं उसके प्रति प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि उसमें सुधार लाना उद्देश्य होता है। जनरल स्मट्स ने जेलर को इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस हिंदुस्तानी को कड़ी जेल में रखो जब वो दक्षिण अफ्रीका में बंद किए गए, ताकि ये टूट जाए। लेकिन गांधी उस धातु से बने नहीं थे जो टूट जाया करती है। और जेल में कुछ स्किल सिखाई जाती हैं। गांधी ने चप्पल बनानी सीखी और चप्पल एक अच्छी सी बना के तैयार करके रख दिया था सहेज के, और जब छूटे हिंदुस्तान लौटने से पहले वो चप्पल भेंट की थी उन्होंने जनरल स्मट्स को, कि मैंने खास आपके लिए अपने हाथों से तैयार की थी। और वो आदमी शर्म से पानी की, जैसे मैंने कड़ी जेल में रखवाया, यातनाएं दिलवाई, वो अपने हाथ से चप्पल बना के मुझे ला रहा है। और जब वो
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए थे लंदन, तो वहां मिला था उनसे गांधी स्मृत, और उन्हें आग्रह करके अपने घर ले गया, और वहां ड्राइंग रूम में पहुंचने पर उसने कहा, मिस्टर गांधी यू लुक हियर, वो जो चप्पल आपने अपने हाथ से बना के मुझे दी थी, वो मैंने ये देखी शीशे के पीछे अलमारी में सजा करके रख रखी है। मेरे पास इतना मॉरल करेज नहीं था कि इतने महान आदमी के हाथ की बनी चप्पल मैं अपने पांव में पहन सकूं। तो एक तानाशाह को भी किस तरह से जीता जा सकता है, प्रेम की शक्ति, ये जो सबसे सशक्त तत्व गांधी के सत्याग्रह का है। और हिंदुस्तान लौट करके गांधी ने बेशक उसका पहला प्रयोग चंपारण में किया था। मैं चंपारण की तुलना राजस्थान के पोखरण से किया करता हूं, जहां 1974 में और 1998 में 2 बार परमाणु शक्ति का सफल परीक्षणात्मक प्रयोग हुआ था। मैं चंपारण को पोखरण की तरह सत्याग्रह की अणुशक्ति की सफल परीक्षणात्मक प्रयोगशाला मानता हूं। और उस सफल प्रयोग को गांधी ने असहयोग आंदोलन में नेशनल कैनवास पे उकेरने का काम किया, जो असहयोग आंदोलन भारत के 5000 साल के इतिहास का राष्ट्रीय लोक चेतना से अनुप्राणित पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पे खड़ा पॉलिटिकल मास मूवमेंट हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह के उनके प्रयोगों के माध्यम से साकार होता है। वो असहयोग 1922 में हिंसा के प्रवेश के बाद वो रोक देते हैं, और बड़ी आलोचना होती है इतिहास में गांधी की उसके लिए। लेकिन गांधी ये माना गया कि वो तो बड़े इथोपियन थे, बड़े आदर्शवादी आइडियोलॉग थे, बताइए अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था, क्या जरूरत थी रोकने की। लेकिन गांधी बड़े प्रैक्टिकल रणनीतिकारक थे। जो गांधी असहयोग की बात 20 में करते हैं, 22 में हिंसा का प्रवेश होने पर उसे रोक देते हैं, वही गांधी सन 30 में कई कदम आगे हाथ जोड़ के तुम्हारा कानून नहीं मानेंगे, सविनय अवज्ञा की बात करते हैं। और वही गांधी सन 42 में न जाने कितनी चौरी चौरा जैसी घटनाएं सन 42 में घट जाती हैं, लेकिन गांधी आंदोलन को डिसोन नहीं करते, उसका जिम्मा लेते हैं, उसका दायित्व लेते हैं, क्योंकि गांधी जानते थे कि सन 20 और सन 22 में अभी हमारी तैयारियां इस तरह की नहीं है, हमारा कैडर भी तैयार नहीं है, हिंदुस्तानी सेवा दल भी तब तक तो नहीं बना था, अभी साबरमती आश्रम तो खुला ही खुला था कुछ दिनों पहले। तो वो जानते थे कि अभी हम दुनिया के सबसे बड़े सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जिसमें सूरज नहीं डूबता, उसके खिलाफ अगर रंच मात्र भी हिंसा के माध्यम से लड़ाई में आगे बढ़ेंगे तो इस कदर कुचल दिए जाएंगे कि हमारी आजादी का लक्ष्य हमसे 50 साल और दूर खिसक जाएगा। लेकिन वही गांधी सन 42 में जब आंदोलन का आह्वान करते हैं तो हिंदुस्तानियों को 2 टूक अल्फाज में कहते हैं, डू और डाई, और अंग्रेजों को भी ललकार के कहते हैं कि क्विट इंडिया, छोड़ो भारत, भागो, अब तुम्हारे भागने का समय आ गया। जब क्रिप्स को भेजा गया था, गांधी के मित्र थे क्रिप्स, तो 2 टूक जवाब क्रिप्स को गांधी ने दिया था, क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस में सेल्फ रूल का युद्ध के बाद प्रस्ताव लेकर के आए थे। तो गांधी ने कहा था कि आप तो एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक लेकर के आए हैं जो बैंक ही डूबने वाला। तो सन 42 के मूवमेंट में न जाने कितनी चौरी चौरा जैसी घटनाएं हुई, लेकिन गांधी ने मूवमेंट को डिसोन नहीं किया। तो ये बड़े प्रैक्टिकल रणनीतिकार थे गांधी, और बड़ी खूबी से उन्होंने सत्याग्रह के जो विभिन्न स्वरूप हैं, चाहे वो असहयोग हो या वो सविनय अवज्ञा हो, धरना प्रदर्शन हो, जुलूस हो, इस तरह के और दूसरे प्रोटेस्ट हो, चक्का जाम को, सड़क जाम को वो सत्याग्रह नहीं मानते थे। और उपवास को तो सबसे अंतिम अस्त्र मानते थे, जब सारे अस्त्र विफल हो जाए तब उपवास के अस्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। आजकल तो कुछ लोग सीधे पहले अनशन पे ही जाके बैठ जाते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सत्याग्रह के अस्त्र गांधी ने बताए, तो क्रमशः उनसे आगे बढ़ना चाहिए। और एक सत्याग्रही को गांधी मानते थे ईश्वरनिष्ठ होना चाहिए, एक सत्याग्रही के पास धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, और एक सत्याग्रही को अपने नेता के प्रति विश्वास और उसकी बातों को अधिनायक की तरह स्वीकार करने वाला अनुशासन उसके पास होना चाहिए। तो
ये सत्याग्रह गांधी का जो है ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक जीवनदायिनी शक्ति है। और सत्याग्रह को जैसा अभी किसान आंदोलन की चर्चा, जो 3 कृषि कानून सरकार ने, वर्तमान सरकार ने थोपे और फिर वापस लेने पड़े साल भर चले सत्याग्रह के दबाव में, तो उसे कुचलने की किस तरह की कोशिशें हुई या आजकल जिस तरह से आंदोलनों को कुचलने की कोशिश होती है, तो ये अपने आप में एक अलोकतांत्रिक नृत्य का या कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि हम लोकतंत्र से एक लोकतंत्रोत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं, जिसमें संविधान की संरचना खड़ी रहती है, उससे मिले अधिकार खड़े रहे, किताब में लिखे रहते हैं, सारा ढांचा खड़ा रहता है, लेकिन लोकतंत्र अंदर से तिल-तिल करके मरता चला जाता है। तो गांधी का सत्याग्रह एक अणुशक्ति जैसी जैसा राजनीतिक हथियार है, जिससे प्रतिवाद और प्रतिरोध की राजनीति दुनिया में किसी भी प्रकार की सत्ता और प्राधिकार के खिलाफ संभव है, और किसी जीवंत, किसी स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना गांधी के सत्याग्रह के बिना असंभव है। जी।